राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अपनी अध्यापिका सरिता भाटी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 9वीं के जो दूसरा पार्ट है क्या लिखूँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको क्या लिखूँ इस निबंध के बारे में बताने से पहले निबंध होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहती हूँ। निबंध एक प्रकार का लेखन है जो किसी एक विशेष विषय के आसपास की बहसों और शोधों व उन पर की गई चर्चा की पड़ताल करता है तथा उसके बाद उन पर एक दृष्टिकोण लेखक अपनाता है निबंधकार और निबंध की रचना करता है। इसकी विशेषता की बात करूँ तो एक निबंध में निबंधकार अपनी शैली और आलोचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि उसमें प्रस्तुत तर्क सही है। निबंध की अगर परिभाषा की बात करें या इससे आप क्या समझते हैं, तो निबंध निध उपसर्ग व बंध धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या संयोजित वो रचना जो अच्छी तरह नियमों से बंधी हुई और संयोजित है। और दूसरे शब्दों में परिभाषा कही जाए तो किसी निश्चित विषय पर सीमित शब्दों में सजीव, क्रमबद्ध और प्रभावशाली शैली में अपने विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है। अब निबंध के जनक की बात कहें तो विश्व साहित्य में मिशेल डी मोंटेन, ठीक है, ये विश्व साहित्य में जनक कहे जाते हैं। और हिंदी साहित्य की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को निबंध का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के निबंधकार साहित्यकार थे जिनके खुद के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया था, उनके नाम पर ही, तो उन्होंने इस विधा को और ज़्यादा फैलाया। अब 4 प्रकार के आपके निबंध माने जाते हैं। निबंध के अगर बात कहें कि कितने प्रकार के हैं तो आप कह सकते हैं कि 4 प्रकार के हैं, जिनमें पहला क्या है आपका वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, जिसको आत्मपरक और ललित शैली में लिखा निबंध भी बोलते हैं। अब आपका पाठ यहाँ पे जो आरंभ होता है क्या लिखूँ, इसके जो निबंधकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, ये आधुनिक काल के लेखक है बेटे और इनका जन्म 1894 में हुआ था और हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में इनकी गणना होती है। ये निबंधकार के साथ साथ हास्य व्यंग्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्या लिखूँ निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे विषयों के माध्यम से, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त किया है, ठीक है। निबंध में आने वाली जब आप निबंध लेखन करते हो उसमें क्या क्या कठिनाई आती हैं उनके ऊपर उन्होंने चर्चा करी है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में और अन्य विद्वानों के क्या क्या विचार हैं उनका उल्लेख किया है और निबंध लिखने की एक आदर्श विधि को रोचक और सरल ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर ये इसके निबंध के अंग हैं। इस पाठ के लेखक ने यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का प्रयोग करते हुए आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक पाठकों से बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, अपने मन की बातें कह रहा है, इस आत्मपरक शैली मैं की शैली को अपनाया और इसे और अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने अपने ही मन के भावों को व्यक्त करने के लिए आत्मपरक शैली का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या लिखूँ में जो आप कहें कि इसका जो आरंभ होता है, ठीक है, इसमें लेखक ने अपने मन की दुविधा को दर्शाया है कि जब किसी व्यक्ति को निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो वह किस विषय को चुने और क्या लिखे। कुछ प्रमुख जो इसके पाठ के इस निबंध के जो मेन पॉइंट्स हैं वो है कि लेखक की दुविधा आती है प्रथम में, फिर विषय की कमी नहीं है उसको ये भी पता चलता है और अपने उदाहरण के माध्यम से लेखक अपनी बात स्पष्ट करते हुए दूर के ढोल सुहावने और दूसरा जो उनके पर विषय मिला था निबंध लिखने के लिए समाज सुधार, इन विषयों पर निबंध लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं। इस निबंध में बेटा लेखक ने अपने निबंध लेखन की कठिनाइयों को बहुत ही रोचक तरीकों से या कहूँ के हास्यपूर्ण तरीके से बताया है। यहाँ पे लेखक अच्छे निबंध के लिए सामग्री, शैली और अपनी जो निबंध लिखने का अभ्यास है अगर उसमें कुशल हैं तो ही आप निबंध लिख पाएंगे। उनके अनुसार, लेखक के अनुसार, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के अनुसार निबंध लिखने की अलग अलग पद्धति होती हैं। इन्होंने जो इनके परिवार के सदस्य हैं अमिता और नमिता, इनकी बिटियां हैं, उन्होंने इन्हें आदर्श निबंध लिखने के लिए 2 निबंध के आप कह सकते हैं कि टाइटल यानी कि शीर्षक दिए थे जिन पे उन बच्चियों को अपने स्कूल में दिखानी थी। उन्होंने इनको दिया और उन्होंने उनकी सहायता मांगी। तो तभी से उनके मन में विचार आया कि क्या लिखूं इन दोनों विषयों पर, दूर के ढोल सुहावने और जो दूसरा है समाज सुधार। अब ऐसे विषयों पर लेखक अन्य लेखकों की भी जो परिभाषा है या विचार है उनको बताता है कि लेखक के अनुसार, या इन्होंने जो प्रसिद्ध लेखक जो A.D. गार्डिनर,
इन्होंने उनका नाम लिया और बताया कि एक विशेष मानसिक स्थिति होती है निबंध लिखने के लिए। ठीक है, इसमें निबंधकार जो अपने विचार प्रस्तुत करता है और लेख लिखना उससे जो अपने विचारों को प्रकट करता है तो आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ, उस समय विषय का महत्व कम और भावनाओं का महत्व अधिक होता है जब लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। और उसके बाद जो आपका अगला गद्यांश है, ठीक है, तो इस गद्यांश में लेखक अपनी कठिनाई व्यक्त करता है कि दूर दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे विषयों पर निबंध लिखना आसान नहीं है, क्योंकि पहले तो सही तरीका समझा जाना चाहिए कि निबंध लिखे कैसे इन विषयों पर। फिर वह निबंध शास्त्र के आचार्यों के विचार बताते हैं अपने दर्शकों को या अपने जो पढ़ने वाले हैं इस निबंध को। उनके अनुसार निबंध छोटा होना चाहिए, उसमें सामग्री और शैली दोनों ही होनी चाहिए। साथ ही साथ निबंधकार जो मानते हैं कि निबंध लिखने के लिए विषय का अच्छा ज्ञान जरूरी है। अब जब इनको समस्या इनके संग क्या हो गई कि इनके पास समय भी कम है और कोई पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान के जितना उनके पास ज्ञान है उसके आधार पर निबंध लिखने का निश्चय करते हैं। ठीक है, साथ ही वह ये भी समझते हैं कि मेहनत और सोच विचार से ही अच्छा निबंध लिखा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के कथन भी इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता निबंध बनी रह सकती है। इस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे अपने विचारों को प्रकट किया है। अब अगर आगे अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जिसमें लेखक ने अपनी और कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहा है कि लिखने की जो निबंध लिखने की प्रक्रिया है उसकी कठिनाइयों को वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लिखने से पहले एक रूपरेखा बनानी चाहिए। अगर आपके पास रूपरेखा नहीं है तो फिर उससे आप अपने विचारों को एक क्रमबद्ध शैली में लिख नहीं पाएंगे। लेकिन उनको ये काम भी कठिन लगता है, क्योंकि बिना निबंध लिखे उसका सार पहले कैसे बनाया जाए, इसलिए वो लिखने की बात करते हैं। फिर वो शीर्षक की बात करते हैं। निबंध का जो एक तत्व है कि शीर्षक शैली कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उन्होंने उस सभी पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे अगर दूसरे उसकी बात कही जाए कि निबंध लेखन की जटिलता को सरल और रोचक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करते हुए अपने इस निबंध में बताया है कि जो अन्य निबंधकार हैं वो उनकी शैली कैसी होती है जो पारंपरिक नियमों से अलग होती है। तो उन्होंने अलग अलग साहित्यकारों को उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने मॉन्टेन के अनुभवों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से लिखकर एक नई पद्धति शुरू करने की बात कही। इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की बारे में बताया है कि इतने प्रतिभावान थे अमीर खुसरो कि उन्होंने एक ही पद्य में चार चार महिलाओं की इच्छाओं को पूर्ति करते हुए उन्होंने चार उनके अलग अलग विषयों पर एक ही दो ही पंक्तियों में अपने भाव प्रकट कर दिए। ठीक है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण से उन्होंने बताया कि आपके पास भाव होने चाहिए, आपके पास विचार होने चाहिए, क्योंकि जब विचार और भाव होंगे तो आप एक ही रचना में कई विषयों को शामिल कर सकते हैं। तथा इससे प्रेरित होकर लेखक भी अपने दोनों विषयों को एक ही निबंध में लिखने का फिर निर्णय लेता है। इस प्रकार लेखक को अपनी समस्या का हल मिल जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे दिया है कि एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की उन्होंने पूर्ति कर दी थी। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो यहाँ पर अमीर खुसरो में बताया कि उन्होंने उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी, प्रतिभा थी, तभी तो उन्होंने अपने जो पाठक होते हैं या सुनने वाले होते हैं उनके मन के भावों को अपने भावों के साथ तारतम्यता बताते हुए स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अब लेखक को भी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को भी अब एक विचार मिल गया था कि वो भी अगर लिखने के विचार उनके अंदर हैं, भाव हैं, तो वो भी अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और आखिर में इसका जो गद्यांश है बेटे अंत वाला, उसमें लेखक ने बताया है यहाँ पे कि मानव इतिहास में हमेशा सुधारों की आवश्यकता रही है। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अगर दूर से बज रहे हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। दो विषयों पर उनको निबंध लिखने थे बेटा। ठीक है, तो वो बताते हैं कि दूर से अगर ढोल बज रहे हैं तो सुहावने लगते हैं, परंतु पास आने पर वही आवाज़ कर्कश लगने लगती है। ऐसे ही मानव इतिहास है, उसमें हमेशा सुधारों की आवश्यकता रही है। मानव आगे बढ़ रहा है तो उसके पास समस्याएं आती हैं और वो उनमें सुधार भी करता रहता है। फिर लेखक बताते हैं कि समय समय पर कई महान सुधारक भी हुए, लेकिन समाज में बुराइयां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। तो उनमें जैसे मानव समाज में नई नई समस्याएं आती हैं तो लोग सुधार भी करते हैं, और सुधार करने का ये दायित्व किसके कंधों पर होता है? ये साहित्यकार के। ठीक है, साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज के लोगों को प्रेरणा देता है। फिर लेखक ये भी कहते हैं कि जो बातें पहले सुधार मानी जाती थी बाद में वो दोष बन जाती हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव किया जाता है। तो यही कारण है कि जीवन को प्रगतिशील कहा है। जब जीवन आगे बढ़ता है तो जो पुरानी बातें होती हैं वो हमें पुरानी लगने लगती हैं और नई बातों को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। परंतु आज का नया जो साहित्य है वो भविष्य में पुराना हो जाएगा, ये बात सच है। और जो आज के युवा हैं वो भी एक दिन अतीत की को याद करेंगे, क्योंकि
प्रगतिशील जीवन को कहा गया है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो हर समय दूर की जो चीज़ें होती हैं अधिक अच्छी लगती हैं, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और लेखक ने यहाँ पर अपने निबंध का यहाँ पे समाप्ति करी है, यानी कि उन्होंने अपना निबंध भी लिख लिया और निबंध लिखने से उनकी जो जो समस्याएं थी उनका भी इसमें वर्णन करते हुए एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए ये सारी बातें अपने पाठकों को बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये इस कक्षा के माध्यम से ये पाठ समझ में आ गया होगा, और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये पाठ को शुरू से अंत तक दोबारा पढ़िए। कोई समस्याएं होती हैं तो इस कक्षा के इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप बेटे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।